हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों हम विशेषण और विशेष्य की हमारी क्लास चल रही थी। इसमें अब तक हम विशेषण विशेष क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, उनकी क्या विशेषता होती है और हम उन प्रकारों को कैसे पहचानेंगे, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। यानी विशेषण विशेष्य को अब तक हम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विशेषण और विशेष्य, कुछ विशेष्य पद ऐसे होते हैं जो विशेषण बनाए जा सकते हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की हमारी ये आखिरी क्लास है विशेषण और विशेष्य की। लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे सवाल आ जाते हैं जहां आपको एक प्रश्न दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से विशेषण पद हैं, और आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है जिनमें 3 विशेषण नहीं होते, कोई एक विशेषण होता है, वो आपको पहचानना पड़ता है। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो 3 शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण होते हैं, जबकि एक कोई शब्द ऐसा होता है जो विशेषण नहीं होता। उनको आपको पहचानना होता है। तो वो आप कैसे पहचानेंगे? हालांकि जब मैंने विशेषण और विशेष शुरू किया था तब से लेके पिछली क्लास तक बीच बीच में मैं आपको बताता रहा हूँ कि आप किसी शब्द को कैसे पहचान पाएंगे कि वो विशेषण है या नहीं है। पर आज हम पूरी तरीके से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ आप उन ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको उन शब्दों को याद करना पड़ता है। तो आइए अब उन सभी शब्दों को देख लेते हैं। हमारे सामने शब्द लिखा हुआ है अग्नि। तो अग्नि आप जानते हैं कि एक ज्वलनशील अवस्था होती है। अग्नि मतलब आग। तो ये एक संज्ञा है, यानी एक विशेष्य है, ना कि विशेषण। तो अग्नि से बना आपका अग्नेय। अग्नेय का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसका संबंध अग्नि से हो, यानी ये उस वस्तु का गुण है कि इसमें अग्नि वाले जो विशेषताएं हैं वो मौजूद हैं। तो अग्नेय आपका विशेषण है। उसके बाद शब्द है अधिकार। अधिकार भी आप जानते हैं कि क्या होता है। अधिकार शब्द से बना आधिकारिक। आधिकारिक मतलब कुछ ऐसा जिसका संबंध अधिकार से हो। आधिकारिक वस्तु यानी कोई ऐसी वस्तु जिस पर आपका अधिकार हो। तो आधिकारिक आपका विशेषण है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि कोई भी शब्द जहां आपको लगे कि ये किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो सकता है। तो कन्फर्मेशन के लिए आप उसके आगे, उस विशेषण शब्द के आगे एक संज्ञा रख लीजिए। अगर वो फिट हो जाता है तो वो विशेषण है, वरना नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए अध्यात्म। अध्यात्म आपका एक गुण है, एक मन की स्थिति है, लेकिन अध्यात्म से बना है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ है कोई ऐसा जिसका संबंध अध्यात्म से हो, यानी जिसके पास अध्यात्म की शक्ति हो। तो अगर आप इसके सामने एक संज्ञा लगाना चाहें तो आप कह सकते हैं आध्यात्मिक पुरुष, आध्यात्मिक व्यक्ति। तो इस तरह से आप चेक कर पाएंगे कि ये विशेषण है। उसी तरीके से अनुराग से बना है अनुरक्त। अवरोध से अवरुद्ध। अर्थ से बना है आर्थिक। अर्थ का मतलब आप जानते हैं, अर्थ मतलब जो पैसे से संबंधित होता है, अर्थ मतलब पैसा। जबकि आर्थिक, अर्थ से बना है आर्थिक। आर्थिक का मतलब कुछ ऐसा जिसका संबंध अर्थ से हो, यानी रुपए पैसे से हो। आप जानते हैं आर्थिक स्थिति कर सकते हैं, तो इसलिए आर्थिक आपका विशेषण है। आरंभ से बनेगा आरंभिक। आरंभ आपका विशेष्य है, जबकि आरंभिक आपका विशेषण शब्द है। अकर्म। अकर्म से बनेगा अकर्मण्य। अलंकार से अलंकृत। अलंकृत मतलब जिसके पास अलंकार हो, यानी अलंकार से सजा हुआ। तो ये आपका विशेषण है अलंकृत। अभिषेक से बनेगा अभिषिक्त। आदि से आदिम। आदर से आदरणीय। उसके बाद ईप्सा से बनेगा ईप्सित। ईप्सा का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं इच्छा या लालच। ईप्सित का मतलब लालच से भरा हुआ, जिसके पास कोई इच्छा, कोई लालच हो। तो ईप्सित आपका विशेषण है। फिर शब्द है कृपा। कृपा से बनेगा कृपालु। फिर खपड़ा। खपड़ा का विशेषण हो जाएगा खपड़ैल। खपड़ा आप लोग जानते होंगे, जो देहाती लोग हैं, जो देहात में रहते हैं, गांव देहात में, वो अच्छे से जानते होंगे कि पुराने ज़माने में जब घर बनता था तो घर की जो छतें होती थी वो खपड़े से बनाई जाती थी। इनको
एक मिट्टी का लेप लगा के छत के ऊपर बिछा दिया जाता था। ये एक मजबूत तरीका था छत बनाने का। तो खपड़ा से बनेगा खपड़ैल। खपड़ैल मतलब जो खपड़ा से बना हुआ हो, यानी ये एक विशेषण है। क्लेश, क्लेश आप जानते हैं लड़ाई झगड़ा। क्लेश से बनेगा क्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब जो जहाँ क्लेश हो, तो क्लिष्ट आपका विशेषण शब्द है। कत्ल से बना कातिल। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कत्ल और कातिल, कातिल एक व्यक्ति है तो ये एक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कातिल का अर्थ होता है कोई ऐसा जो, कत्ल का अर्थ पहले समझिए। कत्ल का अर्थ होता है किसी की जान ले लेना, किसी के प्राण पखेरु उड़ा देना, किसी को जान से मार देना कत्ल होता है। तो कातिल का अर्थ होगा कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा जीव जो कत्ल कर सके, जो किसी की जान ले सके, किसी के प्राण पखेरु उड़ा सके। तो कातिल कहते ही एक किसी व्यक्ति या किसी जानवर की विशेषता प्रकट हो जाती है कि ये कातिल है, यानी ये किसी की जान ले सकता है। तो इसलिए कातिल शब्द आपका विशेषण है, जबकि कत्ल विशेष्य शब्द है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है गरीबी। गरीबी भी आप देखिए, गरीबी एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहाँ आपके पास रुपए पैसे की या खाने पीने की कमी हो जाती है, वो गरीबी है। जबकि गरीब एक इंसान हो सकता है जिसके पास गरीबी हो। गरीब कहते ही आप ये समझ जाएंगे कि ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास गरीबी है, यानी इसके पास गरीबी की विशेषता है। तो गरीब आपका विशेषण है, जबकि गरीबी विशेष्य है। और इन दोनों शब्दों में आप वो ट्रिक भी देख सकते हैं। गरीब, गरीबी और कत्ल, इनके सामने एक संज्ञा फिट करके देखिए, क्या हो सकता है? कत्ल व्यक्ति नहीं हो सकता, गरीबी व्यक्ति ये भी नहीं हो सकता, जबकि कातिल व्यक्ति हो सकता है, गरीब व्यक्ति हो सकता है। इसलिए ये दोनों विशेषण हैं। फिर है गवेषण। गवेषण का मतलब होता है रिसर्च करना, खोजबीन करना। गवेषणीय, गवेषणीय मतलब जो खोजबीन करने के योग्य हो, जिसकी खोजबीन की जा सके। तो गवेषणीय आपका विशेषण है। अगला शब्द है चौधराई। यहाँ भी आप देखिए, आप चौधराई को विशेषण नहीं समझेंगे। चौधराई एक तरह की भावना है, यानी कोई स्थिति है चौधराई। जबकि चौधरी, चौधरी क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास चौधराई हो। तो चौधराई व्यक्ति नहीं कर सकते आप, लेकिन चौधरी व्यक्ति आप कर सकते हैं, यानी चौधरी आपका विशेषण है। चौधरी का अर्थ ये है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास चौधराई वाले जो अधिकार हैं वो हों, जो, इसलिए चौधरी शब्द आपका विशेषण होगा। चुस्ती, चुस्ती विशेष्य है, जबकि चुस्ती से बनेगा चुस्त। चुस्त आपका विशेषण है। छिछोरापन, ये विशेषण जैसा लगता है लेकिन विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। छिछोरापन से बनेगा छिछोरा। छिछोरा आपका विशेषण है। आप यहाँ कर सकते हैं, छिछोरापन व्यक्ति नहीं कर सकते, लेकिन आप छिछोरा व्यक्ति कर सकते हैं, इसलिए छिछोरा विशेषण है। अगला शब्द है झगड़ा। झगड़ा एक स्थिति है, जबकि झगड़ालू, झगड़ालू जो झगड़ा करे वो झगड़ालू है। तो इसलिए झगड़ालू व्यक्ति आप कह सकते हैं। झगड़ालू आपका विशेषण है, झगड़ा विशेष्य है। न्यूनता, न्यूनता से बनेगा न्यून। न्यूनता भी एक स्थिति है, और न्यून का अर्थ है थोड़ा। यहाँ आप न्यूनता के सामने संज्ञा नहीं रख सकते, जबकि न्यून के आगे रख सकते हैं। न्यून कोण, कोण भी आपकी एक संज्ञा है, तो न्यून कोण आप कर सकते हैं। तो न्यून आपका विशेषण है। तेज, तेज भी एक तरह की स्थिति है। तेज मतलब स्पीड वाला तेज नहीं, तेज का मतलब होता है एनर्जी। आपने सुना होगा, अगर आप पुरानी फिल्में या पुराने जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनको अगर आपने देखा होगा, तो आपने एक शब्द सुना होगा कि इनके माथे पर या इनके चेहरे पर एक तेज है। तेज का मतलब एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है? ये एक संज्ञा है, एक विशेष्य है। तेज से बनता है तेजस्वी। तेजस्वी मतलब कोई ऐसा जिसके पास तेज हो, एनर्जी हो, यानी एनर्जेटिक इंसान। तो तेजस्वी आपका विशेषण है। दुबलापन, दुबलापन एक स्थिति है, और दुबलापन से बनेगा दुबला।
दुबला व्यक्ति, दुबला लड़का, तो दुबला आपका विशेषण है जबकि दुबलापन विशेष्य है। अगला शब्द है दंपत्ति। दंपत्ति एक विशेष है, दाम्पत्य विशेषण है। दक्षता से बनेगा दक्ष। उसके बाद दशरथ। दशरथ से बनेगा दशरथी। दशरथी मतलब दशरथों वाला, तो दशरथी आपका विशेषण है। दिन से बनेगा दैनिक। धुंध का विशेषण होता है धुंधला। पहुनाई। पहुनाई का अर्थ होता है अतिथि का सत्कार करना, अतिथि सत्कार। तो अतिथि सत्कार एक तरह से आपकी संज्ञा है, एक विशेष्य है। जबकि पाहुन, पहुनाई से बनेगा पाहुन। पाहुन यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सत्कार करने लायक है, जिसका सत्कार किया जाएगा। तो इसलिए पाहुन शब्द आपका विशेष्य है, सॉरी विशेषण है। आप पाहुन को विशेष्य नहीं करेंगे, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पाहुन को विशेष्य और पहुनाई को विशेषण करते हैं आप लोग, लेकिन आप ध्यान रखेंगे पहुनाई आपका विशेष्य है जबकि पाहुन विशेषण है। बाजार विशेष्य है। बाजार से बनेगा बाजारू। बाजारू यानी कोई ऐसा जिसका संबंध बाजार से हो। भूमि से बनेगा विशेषण भौम। भीख का विशेषण होता है भिखारी। भीख जानते हैं, एक कोई वस्तु है जो आप किसी को देते हैं, वो होती है भीख। भीख दी जाती है। जबकि भिखारी कौन है? जिसका संबंध भीख लेने से हो, वो भिखारी है, भिखारी व्यक्ति। तो भिखारी आपका विशेषण है। मर्म। मर्म से बनेगा मार्मिक। मूर्ति एक विशेष्य है। मूर्ति से बनेगा मूर्त। उसके बाद है माता। माता से मातृक। मैल से बनेगा मैला। यश का विशेषण होगा यशस्वी। यशस्वी यानी जिसके पास यश हो। यहाँ आप मर्म को अगर देखेंगे तो मर्म का अर्थ होता है रहस्य। तो रहस्य और इसका होगा मार्मिक। मार्मिक यानी कुछ ऐसा जिसके पास रहस्य हो, यानी जो रहस्यमय हो। तो मर्म आपका विशेष जबकि मार्मिक विशेषण होगा। उसके बाद मूर्ति, ममता, मैल हम कर चुके हैं। मैल एक मैल आप जानते हैं वस्तु हो सकती है, इसलिए संज्ञा है। मैला। मैला मतलब जिसमें मैल हो, यानी मैल से युक्त, वो मैला होता है, इसलिए मैला आपका विशेषण शब्द है। यश से यशस्वी। रुद्र मतलब क्रोध। रौद्र मतलब जिसके पास क्रोध हो, रुद्र हो। लक्षण। लक्षण से बनेगा लाक्षणिक, यानी जिसमें लक्षण हो, जिनमें कुछ गुण हो। लोभ का विशेषण होगा लोभी। वर्ण से वर्णित। वत्स से बनेगा वत्सल। वत्स मतलब आप जानते हैं बच्चा या बछड़ा। वत्सल का मतलब जिसके पास बच्चा या बछड़ा हो। तो वत्स का विशेषण वत्सल। वर्ष का वार्षिक। विवाद का विवादास्पद, यानी विवाद से युक्त। व्यक्ति से बनेगा वैयक्तिक। विष्णु का विशेषण होगा वैष्णव। शक्ति का शाक्त। संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक। हृदय का हार्दिक। श्रृंखला का श्रृंखलित। फिर है श्री। श्री का होता है श्रीमान। श्री आप जानते हैं, श्री का मतलब होता है जिसके पास शोभा हो, जिसके पास कोई मान हो। आप कह सकते हैं कि जिसके पास इज्जत हो, मान हो, शोभा हो। और श्रीमान मतलब श्री का मतलब होता है इज्जत, मान या शोभा। लक्ष्मी जी को भी हम श्री कहते हैं। तो श्रीमान का मतलब जिसके पास श्री हो, यानी ये शोभा, मान, इज्जत जैसी चीज़ें हों। तो श्रीमान आपका विशेषण है। श्रृंगार का होता है विशेषण श्रृंगारिक। तो ये हमारे कुछ शब्द थे इम्पॉर्टेंट, जो अक्सर आपको किसी न किसी पेपर में मिल जाते हैं। आप इनके आगे किसी न किसी किताब से और भी शब्दों को कर सकते हैं, ताकि आप विशेषण पर अच्छी पकड़ बना सकें। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा विशेषण और विशेष्य का जो टॉपिक था वो अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग कारकों का शुरू करेंगे। कारकों को आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्ज़ाम में कारकों का सिलेबस डायरेक्ट दे रखा है कि आपके एग्ज़ाम में कारक आएंगे, तब तो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है ही।
लेकिन अगर आपके सिलेबस में कारकों को छोड़ा हुआ है, यानी कारक आपके एग्ज़ाम में आएंगे ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में वाक्य और वर्तनी शुद्धि है, तो वर्तनी शुद्धि आप जानते हैं कि वो रटने का पार्ट है, वो अलग है, लेकिन वाक्य शुद्धि आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको कारकों का ज्ञान ना हो। तो मैं खास तौर पर समीक्षा अधिकारी वालों को कहना चाहूँगा, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कारकों का टॉपिक शामिल नहीं है सिलेबस में, लेकिन वाक्य शुद्धि है, तो आपको कारकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पहली क्लास में एग्जाम्पल के साथ बताया था कि वाक्य शुद्धि को आप नहीं कर सकते बिना कारकों को पढ़े हुए, तो आप कारकों को ज़रूर पढ़ें। तो अगली क्लास में हम कारकों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।